हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू सक्सेस विद एसएस क्लासेस सौरभ सर क्लासेस। अच्छा, डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा और ये मुद्दा है डेवलपमेंट का, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का। अच्छी न्यूज़ भी है, बुरी न्यूज़ भी है, दोनों डिस्कस करनी है क्योंकि इस टॉपिक पर बात जो है होना बहुत ज़रूरी है। चुनाव आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और ये सिर्फ जो टॉपिक है वो आपके चुनाव के लिए ही नहीं, आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी है। आप जानते हैं करंट अफेयर्स में आपसे कोई भी टॉपिक कभी भी पूछा जा सकता है, ऐसे लिखवाया जा सकता है, तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यस, म्यूजिक अच्छा लगता है। ओके, इंडिया इज लीडिंग एशियंस कंट्री। बिल्कुल, इंडिया तो है, भारत जो है एशिया की लीडिंग कंट्री है। और वर्ल्ड बैंक बहुत प्राउडली एक बात कह रहा है कि आने वाले समय में यानी 2024 जो आ गया है, 25 तक इसका जो ग्रोथ रेट है 7.5 होगा। थोड़ा मैप में समझिए, हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना, ये सारे देशों को देखिए। अब अगर हम मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो 7.5% इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जबकि पाकिस्तान का 1.5, नेपाल का 4.6, 4.9 है भूटान का, और बांग्लादेश का 5.6%। वाह, अच्छी न्यूज़ है। 7.5% हम लोग काफ़ी आगे डेवलप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर मैं देखती हूँ ऑल इन ऑल, तो मुझे क्या समझ में आता है कि हाँ, मैंने वर्ल्ड बैंक का अगर रिपोर्ट देखा तो वो कह रहा है कि 7.5% जो है आपका डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक जो रेट है 2024 में। और ये तो गुड न्यूज़ है। हमारा फर्स्ट पोस्ट जो इंडिया का जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है वो भी यही कह रहा है कि हाँ, आपका 2024 तक जाते-जाते ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। हमारा जो बजट इस समय पेश होने वाला है, उसमें भी ग्रोथ रेट नज़र आएगा। फाइनेंशियल ईयर हैप्पी रहने वाला है या सैड, ये तो 1-2 महीने में पता चल जाएगा। बट जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के यानी आरबीआई के, वो अपने जो स्टेटमेंट है उसमें कहते हैं कि भाई परसेंटेज जो है 2023-24 में वो भी कंफर्म करते हैं 7.3। अब ये है कौन? ये है शक्तिकांत दास जी। ठीक है, इनकी पिक्चर्स आपने देखी होगी। ये हर हमारे आरबीआई के गवर्नर है। तो ये सारे लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है 7.5% है। वाह, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है कि हाँ भाई, हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी तो जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है। ये तो खुश होने की बात है और हम लोग सब इस चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं। अगर ये इतनी खुश होने की बात है, तो फिर मुद्दा कहाँ उठ रहा है? फिर बहस ही क्यों छिड़ रही है? बहस छिड़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखकर। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है भारत का, उसकी ग्रोथ होना जीडीपी की ग्रोथ होने से ज्यादा टेंशन वाली बात है। क्यों है टेंशन वाली बात? इस बात को समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर मैं एनएसएसओ की बात करूं, जो नेशनल सैंपल सर्वे कर रहा है, वो बताता है कि 15 सालों में डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज। यानी शहरी एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो कम होती जा रही है, और ये और ज्यादा हर साल कम होता ही चला जा रहा है। यानी अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस में देखोगे, तो ज्यादा फॉर्म तो लोग भर रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। इसीलिए आज की सरकार को घेरा भी जा रहा है। यही कारण है कि इन्हें अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, और उसके फैक्चुअल डाटा भी आपके सामने है। अब एम्प्लॉयमेंट अगर ऐसे ही बढ़ती जाएगी, तो डेवलपमेंट किस तरह से हो पाएगी? तो हम कैसे कह पाएंगे कि हाँ, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो हमें खुश होना चाहिए, जबकि ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं इकोनॉमिक इवेंट की बात करूं जिसने इस बात पर प्रभाव डाला है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाया है, तो वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, डिमोनेटाइजेशन था, गुड्स और सर्विस टैक्स जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया उसके बाद, और कोविड-19 पैंडेमिक, देन इन्फ्लेशनरी परचेज। सबसे ज्यादा तो टेंशन देता है ये वाला डाटा जो इंडिया टुडे ने निकाला। इसके हिसाब से आईआईटी के जो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें प्लेसमेंट्स मिलती है, उन्हें 36%, उनमें से 36% को प्लेसमेंट ही नहीं मिली। ये तो सबसे ज्यादा टेंशन वाला एक आंकड़ा है, क्योंकि आईआईटी तो वो सारे इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारे स्टूडेंट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, और इस बात को कंफर्म होते हैं कि हमें तो जॉब मिलेगी मिलेगी। बट अगर उनमें से भी 36% लोग अनप्लेस्ड रह जाते हैं, तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस का क्या होगा? जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
उनके पास जॉब कहाँ से आएगी? आखिर जॉब का इस तरह से ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ होते जाना, क्या वाक़ई आपको इस बात के लिए तसल्ली दे रहा है कि ग्रोथ रेट बढ़ने से, जीडीपी बढ़ने से आपको खुश होना चाहिए? अगर मैं कहूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है भारत पे प्रभाव डालता है, तो कैसे डालता है? इससे ग्रोथ और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ये सारे कम होते चले जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम सोशल अनरेस्ट भी तो इसीलिए होते हैं ना, प्रोग्रेस इसीलिए तो रुकती है। आपस में कलह, झगड़े, फसाद और ये सारे कारण जो है धीरे-धीरे इस तरह से बढ़ते जाएँगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन का चार्ट है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे 1962 से स्टार्ट होकर 2020 तक का बना हुआ ये जो चार्ट है, इसमें कंटिन्यू जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और आज हम सबसे नंबर 1 पर हैं। क्या ये वाक़ई खुशी की बात है? क्या ये बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकता? तो मुझे लगता है कि वाक़ई ये एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया और उसके पास के नेबर्स में भले ही हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, 7.5% हमने ग्रोथ किया है, पर ये भी तो देखिए कि हमारे आंकड़े, भारत का जो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का एरिया, नेपाल का एरिया कितना छोटा है। उसके हिसाब से देखा जाए तो 7.5% हमारे लिए बहुत कम है। हमें कम से कम 10% तक डेवलप करना होगा। अगर हमारा जीडीपी 10% होगा, तब कहीं जाके हम थोड़ा-सा सही मायने में ग्रो कर रहे होंगे। समझ में आ रही है बातें? ये जो डाटा मैं आपके सामने ला रही हूँ, इससे आप खुद ही क्लैरिफ़ाई कर पाएँगे। अगर मैं कहूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप जानना चाहें कैसे निकाला जाएगा, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, नंबर इन लेबर फोर्स और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पता चल जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है? लेबर फोर्स जो है हमारी, यानी कि हर साल पढ़ाई तो सब चल रही है, एजुकेशन चल रही है, एग्ज़ामिनेशंस दे रहे हैं, बच्चे पास हो रहे हैं, आईआईटी क्रैक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जॉब्स ही तो नहीं है। अगर जॉब नहीं है, तो होता क्या है, कम सैलरी में भी लोग तैयार हो जाते हैं जॉब करने में और इससे क्या होगा, प्रोग्रेस होगी नहीं, घटती चली जाएगी। तो जिस जीडीपी की हम लोग बात कर रहे थे, वो गड़बड़ हो जाएगी। अब अगर इसको कम करना है, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि जो पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें मिलकर लड़ना होगा अनएम्प्लॉयमेंट से, आपस में नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट से और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश का अगर हम नेबरिंग कंट्री में देखते हैं, स्पेशली अभी जो सबसे कम जिसकी ग्रोथ रेट है, जीडीपी जो सबसे कम है, जो हमने अपने मैप में भी देखा तो पाकिस्तान की है। अगर पाकिस्तान का हाल इस समय ये हो रहा है, वहाँ का 1% एक ऐसा रेशो था जो लास्ट ईयर तक तो गरीबी रेखा के आसपास था, बट अब वो भी नीचे चला गया। यानी 1 करोड़ लोग अब और ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे चले गए, तो उसका स्तर ये हो गया। हमारे पड़ोस में कहीं आग लग जाए तो ये मत समझिए ये आग आप तक नहीं पहुँचेगी, आग तो आप तक भी पहुंचेगी। इंडिया का पॉवर्टी रेट भी कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। हम भी गरीबी रेखा के आसपास ही घूम रहे हैं। यानी कि अगर आप हमें और आपको इस बात को समझने में देर लग रही है, तो इसकी गलती क्या हम सरकार पे थोपेंगे? नहीं, हम सबको भी इस बारे में सोचना होगा, इसके सॉल्यूशंस भी देखने होंगे। ठीक है? अगर हम कहें स्टेट्स के रूप में, तो भारत जो है, भारत की इतनी सारी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का आंकड़ा अगर आप देखने जाएँगे, तो आपको पता चलेगा जो आप ऑरेंज वाला देख रहे हैं ना, 40 प्लस मतलब इतने परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। परसेंटेज में देखिए और ये सारी चीज़ें क्या जीडीपी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रही हैं? नहीं, हम लोग उल्टी तरफ चल रहे हैं। यानी ग्रोथ तो हो रही है, बट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। इसको किस तरह से सुधारना है, उसमें आपके आइडियाज़ भी मैं वेट कर रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना आइडिया दीजिए। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो बताया कि बहुत सारे मुद्दे हुए, कारण हुए हैं, जिसकी वजह से हम ये स्टेट पर है, बट इन्हें सुधार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा-सा भी समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुझे आपकी तरफ से सॉल्यूशन क्या है। टिल देन थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे जल्दी मुद्दे के साथ, जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा।